हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखो, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा। आज अपने इसका पार्ट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो अपने आज के टॉपिक हैं वो है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है। और दूसरा टॉपिक है ओमिया और अनओमिया प्रतिरोध। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी टोटली अपने को प्रतिरोध के बारे में इसमें पढ़ना है। और आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आगे प्रतिरोध जो है वो आपके काम बहुत आएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो आपका छठे चैप्टर में आएगा। तो वहाँ आपको पता नहीं होगा कि क्या कुछ है, तो तभी आपको ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। और ओमिया और अनओमिया प्रतिरोध, ये तो ओनली दो परिभाषाएं हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बच्चों, एक नई एनर्जी। तो देखिए बच्चों, पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वैसे तो विद्युत प्रतिरोध का आपने सूत्र पढ़ लिया है, सूत्र, उसकी परिभाषा, वोल्टता और धारा के पदों में सब कुछ आपने पढ़ लिया है। लेकिन ये परिभाषा इसकी सामान्य परिभाषा है। वो क्या थी? गणितीय परिभाषा थी जो आपने पहले पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो अब अपने इसकी सामान्य परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या है परिभाषा इसकी, कि किसी चालक का वह गुण जो चालक में विद्युत धारा प्रवाह में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है, अथवा विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। ठीक है ना। यानी कि जब अपने चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक का एक स्पेशल गुण होता है। उस गुण के कारण क्या होता है कि वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है या उसे रोकता है, भी उसमें प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो इस गुण को ही अपने क्या बोल देते हैं, उसका प्रतिरोध कह देती हैं। ये इसकी सामान्य परिभाषा है। अब उस गुण को परिभाषित करके और उसका गणितीय रूप अपने निकालते हैं, आर इज इक्वल टू वी बटा आई। वो इसका गणितीय रूप है। हर एक फिजिक्स में हर एक चीज़ के दो रूप होते हैं, एक सामान्य, उसका सामान्य अर्थ, और एक गणितीय रूप में उसका अर्थ, यानी फॉर्मूले के रूप में उसका अर्थ। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था पहले, तो उस फॉर्मूले के रूप में अपने अर्थ पढ़े थे इसके। ठीक है, तो आपको पता लग गया भी प्रतिरोध क्या होता है, रुकावट उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। तभी इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब रोकना, रोध, रुकावट उत्पन्न करना। तो अब ये रुकावट क्यों उत्पन्न होती है विद्युत चालकों में जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसका कारण पढ़ते हैं। ठीक है ना। भी प्रतिरोध है भी ये उत्पन्न क्यों होता है, वह आपने ये तो पढ़ लिया, भी रुकावट उत्पन्न होती है, तो ये होती किस कारण है वो अपने देखने वाले हैं। तो ये वैसे तो बुक में सीधी थ्योरी दी हुई है, मैंने इसका ये टॉपिक बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखो, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण, ये बुक में टॉपिक नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। इसको मैंने खुद से हेडिंग बनाई हुई है, क्योंकि आपको पता है कई टॉपिक की मैं खुद हेडिंग बना देता हूँ, वो बुक में नहीं होती हैं हेडिंग। ठीक है, तो उसका मैं बता देता हूँ पहले ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण, कि हम जानते हैं कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, जब उसके सिरों पर क्या विभवांतर अपने लगा देते हैं, मतलब विभवांतर का मतलब वोल्टेज लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के कारण यादृच्छिक गति करते हैं। आपको मैंने कहा था कि अगर मान लो कोई चालक आपके पास, इसमें क्या है कि इसमें विद्युत धारा, जब आपने इसके सिरों पर विभवांतर लगा दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे। लेकिन क्या होगा, इनकी जो गति होगी वो यादृच्छिक होगी। यादृच्छिक मतलब ये ऐसे नहीं भी ये एक सीधी रेखा में चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर उधर दाएं बाएं जिधर मर्जी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे इधर उधर जाके जाएगा कहाँ, इस साइड ही जाएगा, मान लो जिस आप विद्युत क्षेत्र के लगाए गए हिसाब से। ठीक है, तो अब विभवांतर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है सारे इलेक्ट्रॉन गति करना स्टार्ट कर देते हैं। इस गति को अपवाह गति बोल देते हैं, और इनके वेग को अपवाह वेग, ये अपने पहले पढ़ चुका था। तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, यानी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जब ये जाते हैं तो क्या होता है कि जाते समय इनकी टक्कर आयनों व परमाणुओं से होती है, यानी रास्ते में जब ये जाएंगे चालक के अंदर से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपको पता है कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजीली फ्री हो जाता है, और वो खुद जो परमाणु होता है वो एक आयन बन जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो रास्ते में उसको आयन भी मिलते हैं,
रास्ते में उसको क्या मिलते हैं, आयन भी मिलते हैं, पॉजिटिव आयन होंगे, और दूसरा क्या है, उसको परमाणु भी मिल जाते हैं कई, जिसमें से अभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए हैं, तो वो परमाणु के परमाणु, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं वैसे। लेकिन आपने कहा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होती है ये इतनी प्रभावी नहीं होती, लेकिन जब वो आयन या किसी परमाणु से टक्कर करता है वो टक्कर प्रभावी होती है। अगर आपने पहले की वीडियोस पढ़ी हुई हो, अच्छे तरीके से समझा हुआ हो, तो ये टक्कर प्रभावी क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो इस कारण क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाता है विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक निश्चित दिशा में, तो उसकी टक्कर आयनों और परमाणुओं से होती है तथा इसकी गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। भी आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आपको बड़ा सा पत्थर मिल जाए रास्ते पर, तो आप उससे क्या हो, टकरा जाओ, तो वो अवरोध ही हो गया आपके रास्ते में। तो वही चीज़ इसमें है कि इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत बड़े बड़े आयन और परमाणु आ जाते हैं, उससे वो टक्कर करता है, टक्कर करके किसी और दिशा में जाता है जहाँ उसको रास्ता मिलता है आगे जाने की, वो कोशिश करता रहता है इसी तरीके से। तो इस प्रकार बहुत सारी टक्करें होती रहती है इलेक्ट्रॉनों की। तो उन टक्करों के कारण क्या होता है, रास्ते में अवरोध उत्पन्न होता है। तो यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन की आयनों व परमाणुओं से टक्कर के कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। भी प्रतिरोध वास्तव में क्या होता है, आयनों या परमाणुओं से उसकी टक्करें, जिसमें टक्करें ज़्यादा होंगी वो क्या, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिसकी टक्करें कम होंगी उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, नेक्स्ट चीज़ इसमें एक दी हुई है कि जो पदार्थ का प्रतिरोध है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध है, वो निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या, एक तो पदार्थ के प्रतिदर्श पर, प्रतिदर्श मतलब जो सैंपल लिया हुआ आपने, भी जो आपने तार ली हुई है, मान लो किसी धातु की तार ली हुई है, वो कितने मीटर लंबी ली है, कितनी मोटी ली है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने सैंपल कैसा ले रखा है। ठीक है, प्रतिदर्श आपको मैंने कहा था क्या होता है, सैंपल होता है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। चालक पदार्थ की लंबाई पर डिपेंड करेगा, भी लंबाई कितनी है उसकी। ठीक है, उसके अणुप्रस्थ काट पर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूले में। एक है विभवांतर किस प्रकार लगाया गया है, भी आपका जो विभवांतर है वो उस चालक पर आपने कैसे लगाया हुआ है। वैसे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है पहले कि जो चालक का प्रतिरोध होता है R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I है। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा था कि ये जो R का मान है नियत रहता है, क्योंकि जैसे जैसे V बढ़ाओगे I का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि V समानुपाती I होता है। तो इन दोनों का अनुपात नियत रहता है। अगर आप V को 2 गुना कर दोगे, ये नीचे वाली धारा भी 2 गुना, तो फिर से कट के V/I, तो वैसे तो नियत रहेगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको बात बोल रहा हूं कि विभवांतर किस प्रकार लगाया, यानी विभवांतर पर डायरेक्ट निर्भर ना करके इस प्रकार निर्भर करता है कि आपने कैसे लगाया हुआ है विभवांतर, यानी वोल्टता कैसे लगाई हुई है। भी आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जोड़ रखे हैं, आपने AC करंट लगाया हुआ है या DC करंट लगाया हुआ है, वो आगे 10वें चैप्टर में आएगा वैसे, लेकिन अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है तो उन सब चीज़ों पर, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपने विभवांतर या वोल्टता लगाई किस प्रकार है, कौन सी वोल्टता आपने लगा रखी है, AC वोल्टता लगा रखी है या DC। ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है जो आपका प्रतिरोध है। और पांचवा जो है ताप पर, ये अपने पढ़ेंगे डिटेल में, अभी जो नेक्स्ट से नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता आएगी, तो वो ताप पर निर्भरता आपने पढ़ लेंगे, भी ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। समझ आई इतनी बात। अब एक यहाँ पे बॉक्स में मैंने चीज़ लिखी हुई है क्या, कि वे प्रतिरोध जिन्हें कुछ वांछित मान का बनाया जाता है प्रतिरोधक कहलाते हैं, यानी वो वाले प्रतिरोध जिनको अपने क्या कर देते हैं, एक फिक्स मान का प्रतिरोध बना देते हैं। भी वैसे तो क्या है, सारे जितने भी प्रतिरोध हैं उनको प्रतिरोध ही कहेंगे, लेकिन अगर आपने बना दिया भी एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान 10 ओम है, भी जब भी आपको किसी परिपथ में प्रतिरोध की आवश्यकता होगी वहां आप उस प्रतिरोध को लगा दोगे, आप कह दोगे ये 10 ओम का है। यानी जिन प्रतिरोधों का मान अपने को पता होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रतिरोधक या रजिस्टर कह देते हैं। वैसे रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, लेकिन उनको अपने क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने कोई तांबा की तार ली हुई है, अब एक तो सीधी आपने तार जितनी भी ले ली वो क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध हो जाएगा एक टाइप का। और अगर आपको पता है कि इतने ओम वाला है ये, तो फिर उसको प्रतिरोधक बोलेंगे। मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोधक एक ही बात है, बस जब अपने को मान पता होता है प्रतिरोध का, उसको क्या बोल देते हैं, प्रतिरोधक या रजिस्टर अपने बोल देते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट देखिए ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है,
तो ओमीय और अनओमीय जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ओमीय मतलब ओम के नियम से संबंधित होंगे। अनओमीय, अन अपने लगाते हैं भी जब कोई चीज़ को आप विपरीत उल्टा करना हो, ठीक है, जैसे उपयोगी और अनुपयोगी। अनुपयोगी उसको बोल देते हो, तो वैसे ही उल्टा है इसका, ठीक है, विलोम शब्द आप ऐसे कह लो। तो देखो क्या है ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध इसमें, कि पदार्थों से बनाई जाने वाली युक्तियों या डिवाइसेस के आधार पर प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी पदार्थ से अपने अलग अलग डिवाइस बनाते हैं और वो डिवाइस या युक्तियां क्या है, प्रतिरोध की तरह व्यवहार करती हैं। उनका खुद का प्रतिरोध होता है, वो खुद भी कुछ अलग काम करेंगी सर्किट में, लेकिन प्रतिरोध उत्पन्न भी करती हैं वो, मतलब धारा को रोकने का काम भी करती हैं, ठीक है। प्रतिरोध को आपको एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, कि प्रतिरोध को परिपथ में तभी अपने लगाते हैं जब कहीं पे धारा को नियंत्रित करना हो। मतलब आपको करंट सर्किट में कहीं ना कहीं कम चाहिए, तो कम चाहिए तो उससे अपने पहले उस जगह पर करंट भेजने से पहले अपने एक प्रतिरोध लगा देंगे, तो उस प्रतिरोध में से जब करंट होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होके जाएगा, ठीक है ना। तो वो नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं, हमेशा नहीं कम होता। वैसे तो क्या है कि सिंपल जो छोटी तारें होती हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोध है वो क्या है, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, धारा उतनी की उतनी रहती है। लेकिन काफ़ी अगर बड़ा ज़्यादा बड़ा प्रतिरोध लगा दे तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता। तो अब नेक्स्ट क्या है कि प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक ओमीय होते हैं और एक अनओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ओमीय प्रतिरोध कौन से होंगे वो देखो बच्चों। तो इसमें क्या है कि ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस, कि वे पदार्थ या युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं, या आप पदार्थ या युक्तियों के साथ एक यहाँ पे लिख लेना, या प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध भी लिख लेना, जो ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात जिनके लिए विभवांतर V और धारा I के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, उनको अपने क्या बोल देते हैं, ओमीय प्रतिरोध। मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हैं प्रतिरोध। ओम का नियम क्या था, V समानुपाती I था, तो जब जितना टाइम ये समानुपाती रहेंगे V और I, तो इनका ग्राफ कैसा आएगा, आपके पास एक सीधी रेखा ग्राफ आएगा इनका, ठीक है। तो उनको अपने क्या बोल देते हैं, ओमीय प्रतिरोध बोल देते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध वो जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अब इसमें उदाहरण है धातु की बनी हुई संयोजक तारें, यानी कि जो आपके जैसे मान लो जो आपकी तारें होती हैं, सामान्यतः जिन तारों का अपने उपयोग करते हैं विद्युत धारा प्रवाह के लिए, आप कभी लैब में गए होगे फिजिक्स लैब में, तो वहाँ पे तारें पड़ी होती हैं, वो ओम के नियम का पालन करने वाली होती है, पतली जो तारें होती हैं, ठीक है। ये सामान्य या घरों में तो अपने आती ही एसी है, ठीक है। ओम का नियम एसी के लिए वैसे परिभाषित नहीं होता, वैसे तो चलो हो भी सकता है, लेकिन अपने डीसी के लिए लिखते हैं इसको। लेकिन अपने को एसी डीसी वाले चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को बस वोल्टता धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है, बस इतनी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो धातु की बनी हुई संयोजक तारें, सामान्यतः जो तारें होती हैं अपने छोटे सर्किटों में काम लेते हैं, वो सारी ओम के नियम का पालन करती हैं, वो प्रतिरोधी होते हैं एक तरह के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ये कौन सी होती हैं कि वे पदार्थ या युक्तियां, या यहाँ पे प्रतिरोध लिख लेना, जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता, या विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है भाई। जिनके लिए ओम के नियम का क्या है, पालन नहीं होता है, ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करने का मतलब जिनके लिए धारा और क्या है, सॉरी, जो विभवांतर वोल्टता या धारा के मध्य क्या है, V समानुपाती I वाला जो संबंध है वो फॉलो ना होता हो, उसको ये फॉलो ना करते हो, उनको अपने अनओमीय प्रतिरोध कह देते हैं। तो अब अपने क्या है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इनके लिए धारा I और वोल्टता V के मध्य खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा न होकर वक्रीय प्राप्त होता है, मतलब कर्व शेप में होता है, मुड़ा हुआ होता है ये वाला जो ग्राफ होता है। अब देखो जैसे कई यहाँ पे अपने को ग्राफ दिए हुए हैं एग्जाम्पल के उदाहरण के रूप में, कि V और I के मध्य ग्राफ है ये, तो टॉर्च के बल्ब का दिया हुआ है। टॉर्च के बल्ब में क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाओगे धारा तो बढ़ेगी, लेकिन सीधी रेखा ना बढ़ के ऐसे क्या है, मुड़ती हुई बढ़ेगी, ठीक है। या सीधा जो बल्ब अपने घरों में बल्ब यूज करते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, उसका भी प्रतिरोध होता है बल्ब का खुद का, ठीक है। तो वो क्या है, इसका नियम का पालन नहीं करता है। फिर एक डायोड होता है, डायोड भी इस नियम का पालन नहीं करता है। डायोड अपने 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से, वहाँ सारा आएगा कि इसको बनाते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कुछ होता है, वो सारा पढ़ेंगे। डायोड बस सिंपल एक काला सा ऐसा छोटा सा बिल्कुल बिंदु की टाइप का होता है, दो तारें होती हैं उसके,
ठीक है, या तो ऐसी होंगी या ये ऐसे होता है और नीचे से 2 तारे, ऊपर काले काले रंग का होता है बिल्कुल, ये वाला ब्लैक ब्लैक कलर का होगा ऐसे। ठीक है, तो इसको डायोड बोल देते हैं। इसका क्या काम होता है वो सारा पढ़ेंगे। तीसरा विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिनका अपने यूज करते हैं, जो सेलों में काम आते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सारे विद्युत अपघट्य जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, आयनों के रूप में वो विघटित हो जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थों में भी क्या है, ग्राफ यहाँ 0 से ना शुरू होकर यहाँ से होता है, क्योंकि जब इसमें क्या है धारा का मान 0 होता है, फिर भी इसमें क्या होती है, थोड़ी सी वोल्टता होती है। वोल्टता होते हुए भी क्या होता है, धारा का मान 0 होता है, थोड़ी सी वोल्टेज का मान होते हुए भी। तो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो तीनों के लिए आप देख लो। और भी कई एग्जाम्पल है, ट्रांजिस्टर है, कि जैसे ट्रांजिस्टर आगे 16वें चैप्टर में आएगा, वो भी क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो आपको क्या है कि यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आने का ऐसा चांस रहता है कि आपको कई ग्राफ दे देंगे और इसमें से कह देंगे कि निम्न में से ओमिया प्रतिरोध का ग्राफ है या अनओमिया का ग्राफ है। तो ओमिया वाले तो सीधी रेखा होंगे और अनओमिया वाले सीधी रेखा नहीं होंगे। सीधी रेखा के अलावा जैसे मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन इसमें लिखी हुई है क्या कि अनओमिया युक्तियों में विभवांतर या वोल्टता की ध्रुवता बदलने पर धारा के मान में प्रभाव पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी। अनओमिया युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, तो इनमें अपने क्या कर दें, ध्रुवता बदल दें। मान लो ये डायोड है आपके पास, डायोड क्योंकि अपने जो अपना सिलेबस है उसमें है, डायोड एक प्रकार की युक्ति है जो धारा के नियंत्रण में ही काम आती है एक तरह से। ठीक है, अर्धचालक युक्ति है ये, पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 16 में। तो इसमें क्या होता है कि जब अपने डायोड में आप पढ़ोगे आगे जाके, एक उदाहरण दे देता हूँ भी। ये तो क्या है, आपने बैटरी ऐसे लगा रखी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। अब आपने क्या कर दिया कि इस बैटरी को हटा के पता क्या कर दिया, डायोड वही है, बस इसके सिरे चेंज कर दिए। तो सिरे चेंज कर दिए मतलब अब आपने जो नेगेटिव है उसको 1 नंबर से जोड़ दिया और जो पॉजिटिव है उसको 2 नंबर से जोड़ दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो धारा है, यहाँ पे धारा अलग बहेगी सर्किट में और यहाँ पे जो धारा का मान होगा वो अलग होगा। ऐसे नहीं भी यहाँ पे 2 एम्पियर जा रही है तो यहाँ 2 एम्पियर होगी। वो उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि धारा का मान चेंज हो जाता है जब अपने बैटरी के टर्मिनल बदलते हैं। तो ध्रुवता बदलने का मतलब, जब भी आपको ध्रुवता शब्द आ जाए ना, ध्रुवता बदल दें, तो ध्रुवता बदलने का मतलब होता है बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। जो चीज़ पहले पॉजिटिव से जुड़ी थी उसको नेगेटिव से जोड़ दें। तो ध्रुवता बदलने पर क्या होता है, इनमें धारा का मान बदल जाता है, लेकिन ओमिया में नहीं बदलता है। ठीक है, अनओमिया में बदलेगा। अब क्यों बदलेगा वो उसमें पढ़ लेंगे अपने। दूसरा, इसके अलावा गर्म होने पर भी इनका प्रतिरोध बदल जाता है। वह ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण है बल्ब। बल्ब में क्या होता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। जो बल्ब अपने सामान्यतः घरों में यूज होते हैं, तो उसमें वो टंगस्टन जो होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होता है, जैसे जैसे बल्ब वो गर्म होता है प्रतिरोध भी उसका चेंज हो जाता है। तो प्रतिरोध चेंज हो गया मतलब वोल्टता धारा दोनों कुछ ही चेंज हो गया। तो मतलब उसके लिए भी ग्राफ सीधी रेखा नहीं आता है। मतलब गर्म होने से भी क्या हो जाता है, इनका प्रतिरोध चेंज हो जाता है, जो अनओमीय युक्तियाँ हैं। अब इनके उदाहरण है जैसे टॉर्च का बल्ब हो गया, वो भी गर्म होकर चेंज हो जाता है। डायोड हो गया, विद्युत अपघट्य पदार्थ, ट्रांजिस्टर आदि, ये सारे क्या हैं, अनओमीय प्रतिरोधों के उदाहरण हैं। तो ये थे बच्चों आपका आज का टॉपिक, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध। इसमें आपको क्या है कि आपको बता देता हूँ, एक तो विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा आपको याद रखनी है। कारण इसका वैसे याद रख लो, पेपर में कभी नहीं पूछते कि क्या कारण है कि ऐसा होता है, या प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, ये चीज़ जरूर पूछी जाती है कि पदार्थ का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है या नहीं करता है, या आपसे पूछ लेंगे कोई 2 कारक बताओ जिन पर पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वह दो आपको बताने पड़ेंगे। और इनकी सामान्य परिभाषाएं याद कर लो, ओमिया और अनोमिया की। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार करना टॉपिक को। तो अभी मैं 2-2 पेज आपको तभी करवा रहा हूँ क्योंकि इससे एक तो थोड़ा जल्दी होता है, वीडियो डेली बन जाती है। अगर मैं लंबा टॉपिक छेड़ देता हूँ ना, फिर वीडियो क्या है कि एक तो नोट्स तैयार करने में टाइम लग जाता है, फिर वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, वीडियो लेट हो जाती है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके अगर अपने पढ़ते जाए ना, तो उससे वीडियो भी रेगुलर मिलती रहेगी आपको, और आपके नोट्स भी ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं। आपको 2-2 पेज करके डेली के लिखने होंगे। तो इसी कारण क्या है कि मैं जो ये वीडियो है इसको थोड़ी छोटी बनाने लग गया। 20-20, 25-25 मिनट की ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ।
पहले मैं 30 35 40 मिनट तक भी ले जाता था, तो उससे क्या है, इंटरेस्ट नहीं बनता है इतना, ठीक है। और उसमें क्या है, एक ही वीडियो में कई टॉपिक मिक्स हो जाते हैं, ये भी कारण होता है उसका। तो ये थी बच्चों आपका आज का टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना, और जो प्रॉब्लम हो कोई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।